नमस्ते बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इससे पहले का जो सिद्धांत है संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत अथवा संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत या एसआर थ्योरी, जिसको कि पावलोव जी ने दिया था, वो थ्योरी आपके सिलेबस से इस साल हटाई गई है। 30% जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है उसमें ये सिद्धांत हटाया गया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्किनर महोदय के द्वारा दिया गया सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स स्किनर ने सन 1938 में किया था। स्किनर अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर थे। वे एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, यानी मनोविज्ञान की जो व्यवहार संबंधी परिभाषा है उसको वो मानते थे कि मनोविज्ञान जो है वो किसी भी प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करता है। उन्होंने चूहे और कबूतरों की सहज क्रियाओं पर अनेक प्रयोग किए थे। स्किनर का यह सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह कुछ क्रियाओं पर आधारित होते हैं। पहले क्रिया आती है और फिर उसको सबलीकृत किया जाता है, जो कि व्यक्ति को करने होते हैं। क्रिया जो मनचाही क्रिया होती है वो उस प्राणी से करवाई जाती है, फिर उसको भोजन दिया जाता है, यानी उसकी इस क्रिया को मजबूत बनाने के लिए उसको कुछ भोजन दिया जाता है। जैसे वो चाहते थे कि जो कबूतर है, उन्होंने एक कबूतर के ऊपर प्रयोग किया और वो चाहते थे कि कबूतर जब एक सही जगह पर चोंच मारे तभी उसको भोजन दिया जाए, दाना दिया जाता था। जब एक खास जगह पर वो चोंच मारता था तब उसको तश्तरी में एक दाना मिलता था खाने के लिए। तो इस तरीके से वो चाहते थे कि कबूतर को एक खास जगह पर चोंच मार करके खाना सिखा सकें। तो इसमें पहले क्रिया होती है, फिर उसको मजबूत करने के लिए उसको भोजन दिया जाता है। आप जानते हैं प्रभाव के नियम के अनुसार जब भी हम किसी क्रिया को करने के बाद हमको आनंद मिलता है, सुख मिलता है, तो उस क्रिया को हम बार बार करते हैं। तो वही चार्ल्स स्किनर का भी सोचना था कि जब ये क्रिया करेगा उसके बाद इसको भोजन मिलेगा तो इससे सुख की प्राप्ति होगी और ये इस क्रिया को बार बार दोहराएगा। स्किनर का सिद्धांत पावलोव के संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत से अलग होता है, क्योंकि पावलोव का जो सिद्धांत आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन हम आपको उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि उन्होंने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था और उसमें पहले भोजन आता है, फिर लार की वो प्रतिक्रिया करता है। तो इस तरीके से उन्होंने भोजन के साथ लार को संबंधित तो होती है, लेकिन घंटी के साथ, भोजन के साथ घंटी बजाते थे तो घंटी के साथ उसको लार टपकाने की क्रिया वो सिखाते थे। खैर, उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। इसी सिद्धांत को अगर हम आगे पढ़ें तो हम देखते हैं कि इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से, सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। स्किनर महोदय ने छोटे बच्चों की स्कूल जाने की प्रक्रिया का उदाहरण देकर इस सिद्धांत को प्रकट किया है कि कुछ बच्चे पहली बार स्कूल जाने में डरते हैं, आनाकानी करते हैं और माता पिता उसको प्यार करने या टॉफ़ी अथवा अन्य कोई प्रिय वस्तु देने पर स्कूल वो चले जाते हैं। जिस दिन ये नहीं मिलता उस दिन स्कूल नहीं जाते हैं। धीरे धीरे यह प्रलोभन की आवश्यकता कम होने लगती है और बालक बिना किसी लालच के ही विद्यालय जाने लगता है, क्योंकि कुछ बड़े होने पर पढ़ाई और दोस्तों के साथ मन लग जाता है, विद्यालय में मन लग जाता है। इस उदाहरण में रोते हुए विद्यालय जाना अपेक्षित अनुक्रिया, यानी ऐसा ही होता है सामान्य तौर पर। और मम्मी का प्यार करना, टॉफ़ी देना पुनर्बलन कहलाता है, जो कि अनुक्रिया को दृढ़ करता है, पुनः उसी क्रिया को करने के लिए प्रेरित करता है। इस अपेक्षित अनुक्रिया और पुनर्बलन इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु हैं। ऑपरेंट बिहेवियर या सक्रिय व्यवहार स्वेच्छा से होता है, यानी बालक स्वेच्छा से किसी कार्य को करता है और उस कार्य को करने पर उसको कुछ पुनर्बलन दिया जाता है, यानी कि उसको कुछ टॉफ़ी या कुछ सुखद क्रिया उसके साथ जोड़ी जाती है ताकि वो बार बार करे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। शिक्षा के क्षेत्र में अभिभावक और शिक्षक दोनों ही इस सिद्धांत का प्रयोग करके बच्चों में वांछित विशेषताओं का विकास कर सकते हैं। शैक्षणिक दृष्टि से इस सिद्धांत का महत्व निम्नलिखित है। बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग भलीभांति किया जा सकता है। सहानुभूति, प्रशंसा या अधिक अंक देकर बालकों के उचित कार्य में पुनर्बलन करना चाहिए।
सहानुभूति यानी माता पिता को और अभिभावक और शिक्षकों को भी बालक में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए सहानुभूति या प्रशंसा या अधिक अंक दिए जाने चाहिए, जिससे कि वो पुनर्बलन का कार्य करते हैं, यानी मजबूत उसकी क्रिया को मजबूत करने का कार्य करते हैं। उसको सुख प्राप्त होता है। जब हम किसी के साथ सहानुभूति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तो उसको खुशी मिलती है। अधिक अंक पाके भी बालक खुश होते हैं। तो इस तरीके से अगली बार भी अधिक अंक पाने का वो प्रयास करता है। अच्छे व्यवहार के प्रदर्शन पर तुरंत बच्चे को पुरस्कार देना चाहिए और उसको पुनर्बलन करना चाहिए। पुनर्बलन का मतलब होता है पुरस्कार देकर उस क्रिया को मजबूत बनाना, और ये कार्य तुरंत होना चाहिए। जब भी बच्चा कोई अच्छा कार्य करे तो तुरंत उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए या उस कार्य को पुरस्कृत करना चाहिए, ताकि बालक को पता चले कि किस कार्य के लिए उसको पुरस्कार दिया गया है और कौन सी आदत को हम उसके बढ़ावा देना चाहते हैं। अगर आप अच्छी कोई क्रिया उसने बच्चे ने की और 2 दिन के बाद आप उसको प्रशंसा करेंगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि किस कार्य के लिए उसको प्रशंसा मिल रही है, और इस प्रकार से वो भ्रमित हो जाएगा कि किस कार्य को उसको करना है। इसलिए जब भी कोई अच्छा कार्य करे तो तुरंत ही उसकी प्रशंसा की जाए, उसी क्रिया को पुनर्बलित किया जाए। गृह कार्य का निरीक्षण दूसरे दिन अध्यापक को अवश्य करना चाहिए और उस पर टिप्पणी भी लिखनी चाहिए। गृह कार्य जो दिया जाता है वो घर से करके बच्चे लाते हैं तो उसको तुरंत जांचें। इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर गृह कार्य करने की एक आदत विकसित हो जाती है। जो बच्चे प्रतिदिन कार्य करके लाते हैं और शिक्षक उनका देखते हैं कार्य, तो उससे उसको प्रसन्नता होती है, और जो बच्चे करके नहीं लाते हैं वो अगली बार करने का प्रयास करते हैं। यदि शिक्षक नहीं देखेंगे कि किस बच्चे ने किया है किस बच्चे ने नहीं किया है, तो धीरे धीरे जो बच्चे कर भी रहे हैं गृह कार्य वो भी करना छोड़ देते हैं। इसलिए गृह कार्य का निरीक्षण अगले दिन करना चाहिए। और फिर टिप्पणी किस लिए? टिप्पणी के द्वारा उसको पुनर्बलन मिलेगा। जिस बच्चे ने पूरा कार्य अच्छे से किया है उसको प्रशंसा मिलेगी, तो अगली बार भी वो पूरा कार्य अच्छे से करके लाएगा। और जो बच्चे अभी कर रहे हैं या करने की उन्होंने आधा अधूरा ही किया है, तो इस तरीके से हम उनको टिप्पणी लिख करके कि आगे आप इस कार्य को अच्छे से करें, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी इस कार्य को जारी रखें। शिक्षण में अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली तथा शिक्षण मशीनों का प्रयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है। शिक्षण मशीन जो है और अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली स्किनर महोदय की बहुत ही प्रसिद्ध प्रणाली है, जो कि अभी आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन ये सीखने की प्रक्रिया पर आधारित है, जिसमें कि एक मशीन होती है जिसको कि शिक्षण मशीन कहते हैं, और उस मशीन के ज़रिए बिना अध्यापक की सहायता से ही बालक उस मशीन से ही बहुत कुछ सीखते हैं और अपनी गति से सीखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। एक पैराग्राफ को पढ़ते हैं, फिर उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते हैं और फिर उस प्रश्नों के उत्तर को चेक करते हैं, यानी कि उनके सभी उत्तर सही हैं या नहीं इसकी जांच करते हैं, और जांच करके उनको क्या मिलता है? प्रशंसा और संतुष्टि मिलती है। उसके लिए कोई भी शिक्षक वहाँ पर उनको प्रशंसा देने के लिए, सहानुभूति देने के लिए, पुरस्कार देने के लिए नहीं होता है, लेकिन जब अपने सारे प्रश्नों को वो सही पाता है तो वही उसको संतोष और खुशी देता है। इस तरीके से धीरे धीरे बच्चा एक पैराग्राफ पढ़ता है, उसके प्रश्नों को हल करता है, उसका उत्तर देखता है, और इस तरीके से उसको खुशी मिलती है, पुनर्बलित होती है ये क्रिया। फिर अगला बढ़ता है, फिर प्रश्न करता है। इस तरीके से जब आगे बढ़ते जाते हैं, इसी को अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली और शिक्षण मशीन के ज़रिए पढ़ना कहा जाता है। इसमें जो कुछ भी पूरा चैप्टर होता है उसको छोटे छोटे पैराग्राफ्स में बांट दिया जाता है, और हर पैराग्राफ के साथ कुछ प्रश्न सम्मिलित होते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर बालक को देना होता है। छात्र अपनी क्षमता और गति के अनुसार एक एक खंड को पढ़ता है और आगे बढ़ता जाता है। इसमें हर बच्चा अपनी गति के हिसाब से सीखता है और आगे बढ़ता है। सारे बच्चे एक साथ ही एक ही पैराग्राफ को नहीं पढ़ते हैं, वो अपनी गति से आगे बढ़ते हैं। स्किनर के इस सिद्धांत के अनुसार छात्रों की प्रगति का ज्ञान उनके सीखने की गति में तीव्रता लाता है।
व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है। यह अभ्यास और पुनरावृत्ति पर बल देता है, यानी कि बार बार आप उसी कार्य को करें, पुनरावृत्ति करें, जिसका प्रयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बहुत ही प्रभावशाली बनाया जा सकता है। यदि स्किनर की इस प्रणाली का प्रयोग किया जाए तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को हम और भी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं और कमियों को दूर कर सकते हैं। यह सिद्धांत दंड देने का समर्थन नहीं करता है। जब उनका कबूतर सही जगह पर चोंच नहीं मारता है तो वो उसको कोई दंड नहीं देते हैं, बस उसको भोजन नहीं देते हैं। जब वो सही जगह पर चोंच मारता है तो अपने आप ही एक तश्तरी दीवार से बाहर निकलती है और उसमें एक दाना उसको मिलता है। तो इस तरीके से जब सही क्रिया करता है तभी उसको पुनर्बलन या तभी उसको दाना मिलता है, भोजन मिलता है, और जब वो गलत क्रिया करता है, कहीं और चोंच मारता है, तो उसको भोजन नहीं मिलता है। तो इस तरीके से उसको दंड नहीं दिया जाता है गलत कार्य के लिए, सिर्फ सही कार्य के लिए उसको पुरस्कृत किया जाता है। तो वो दंड का समर्थन नहीं करते, दंड के स्थान पर वांछित व्यवहार का पुनर्बलन करके उसको मजबूत बनाने का और अवांछनीय व्यवहार की उपेक्षा करके उसको विलुप्त करने का सुझाव देते हैं। यानी कि जब वो गलत कार्य करता है तो ना उसको दंड मिलता है, ना पुरस्कार मिलता है, तो धीरे धीरे उस क्रिया को करना वो प्राणी छोड़ देता है या वो क्रिया विलुप्त हो जाती है।